दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस मामले को लेकर पिछले कई सालों से हो हल्ला मचाया जाता रहा, कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी राहुल गांधी को लगातार घेरने की कवायद चलती रही, उस मामले में आज ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को सुनवाई के लायक भी नहीं समझा, संज्ञान लेने के लायक भी नहीं समझा और उसे रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला कर लिया। न्यायालय का साफ साफ मानना था कि चूंकि ये कार्रवाई एक व्यक्ति की शिकायत, जो मजिस्ट्रेट के सामने की गई शिकायत है, उस आधार पर की गई है और इस मामले में कोई भी ऐसी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है अब तक, लिहाजा इस मामले को कैसे सुना जा सकता है। आखिर ईडी ने अब तक कोई एफआईआर कराई क्यों नहीं? एक बड़ा सवाल है कि अगर नेशनल हेराल्ड केस में कुछ गड़बड़ियां हुई थी तो ईडी एफआईआर कराने से क्यों बच रही थी? और जब एफआईआर कराने से बचने की बात है तो सरकार के पास दूसरी एजेंसियां भी थी, सीबीआई थी जो एफआईआर करा सकती थी, सीबीआई को यह जांच सौंपी जा सकती थी। शुरुआती दौर में ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को यह जांच सौंपी जा सकती थी। शुरुआती दौर में किसी ने एफआईआर नहीं कराई इस मामले में और तब जाकर के इस मामले पर ईडी ने चार्जशीट पर चार्जशीट, समन पर समन गांधी परिवार के लोगों को और जिन 5 लोगों को इस मामले में और 2 कंपनियों को इसमें पार्टी बनाया गया, आरोपी बनाया गया, उन सबको प्रताड़ित करने की जो कवायद थी उस पर आज एक साथ बर्फ डालने का काम कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विशाल गोगने ने। विशाल गोगने साहब का साफ साफ मानना था कि चूंकि इस मामले में एफआईआर ही नहीं हुई है तो इस मामले को सुनवाई योग्य कैसे समझा जा सकता है। और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें बिना एफआईआर के चार्जशीट पर चार्जशीट, चार्जशीट पर चार्जशीट, हर तारीख दर तारीख ये लोग लेकर आ रहे थे। एक तो इस देश में ईडी पहले से ही बदनाम है। ईडी का मतलब ही हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सटेंडेड विंग है, विस्तारित शाखा है जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष टॉर्चर एजेंसी के तौर पर इस देश में काम करती दिख रही है। क्या मिला अनिल देशमुख के खिलाफ? उनको जेल में रखकर प्रताड़ित किया गया। क्या मिला संजय राउत के खिलाफ? उनको भी जेल में रखा गया। क्या मिला मनीष सिसोदिया के खिलाफ? क्या मिला संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? क्या मिला सत्येंद्र जैन के खिलाफ? और क्या मिला बिहार के उन नेताओं के खिलाफ जो लोग जनता दल यूनाइटेड के इंडिया गठबंधन में रहते हुए जिन पर या जिनके करीबियों के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी? लेकिन ईडी छापे डालती है, चार्जशीट डालती है, प्रताड़ित करती है, मिलता कुछ नहीं है। फिर ऐसी जांच एजेंसी को बनाए रखने का अस्तित्व ही क्या है और इसका मतलब ही क्या है जो जांच एजेंसी अपने मामले को प्रूफ नहीं कर पाती? आज न्यायालय ने इस पूरे खेल से जिस प्रकार का पर्दा उठाया है उससे अब ईडी के इकबाल के ऊपर इस देश में बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया है। अब ईडी को लोग किसी ना किसी कॉमेडी से ज्यादा समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये ईडी है क्या जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को तंग कर रही है। आखिर नेशनल हेराल्ड मामला था क्या? मामले की तह तक न जाते हुए यदि संक्षेप में इस पूरे मामले को हम आपको सब बताने की कोशिश करें तो नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, ये एजेएल नाम की जो कंपनी है इस अखबार को निकालती थी और एजेएल को कंट्रोल करने वाली एक दूसरी कंपनी यानी एजेएल पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी का नाम है यंग इंडियन। ये सब कंपनियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अधीन चलती है। एजेएल चूंकि घाटे में जा रही थी, यंग इंडिया को लगा कि कर्मचारियों का वेतन कैसे जाएगा, बाकी मामला कैसे होगा, तो एजेएल के कुछ शेयर उसने लिए। ना तो एजेएल की किसी बिल्डिंग को, नेशनल हेराल्ड की किसी बिल्डिंग को सेल किया गया, ना ही 1 रुपए इधर उधर किए गए, लेकिन बावजूद इसके मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वहीं बनता है जहां से कहीं कोई मनी ट्रेल दिखाई दे, रुपए का इधर से उधर स्थानांतरण दिखाई दे। क्या इस मामले में 1 रुपए का भी कोई स्थानांतरण हुआ था? तब सवाल यह है कि इसके बावजूद इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी ने चार्जशीट क्यों फाइल की और चार्जशीट की पूरी सीरीज कैसे बना दी? क्या यह सब एक मृग मरीचिका की तरह सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर, अनुमान पर आधारित चार्जशीट थी? और जब ईडी में यह मामला कमजोर पड़ने लगा
अब देखिए किस तरह से टॉर्चर का खेल चलता है कि ईडी में जब ये मामला कमजोर पड़ने लगा, साफ साफ दिखने लगा कि ईडी इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके पास साक्ष्य नहीं है। इस मामले को सिर्फ लंबा खींचा जा सकता है क्योंकि मामले में ही कुछ नहीं है। तब संसद सत्र के ठीक कुछ दिनों पहले इसी नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी जाती, क्योंकि ईडी को पहले से पता था कि बिना एफआईआर के मामला चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए चल रहा है, तो कोर्ट में इसका खारिज होना तय है। अब आज जब खारिज हो गया, उसके ठीक पहले दिल्ली पुलिस की इसमें कूद पड़ी और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इसमें एफआईआर दर्ज करती है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को क्या मिलेगा? ईडी के पास तो आर्थिक अपराधों की जांच के लिए पूरी की पूरी जांच एजेंसी है, उसकी एक्सपर्टाइज है, इस मामले में विशेषज्ञता है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में क्या ईडी से ज्यादा काबिल अफसर है जो आर्थिक मामलों को पकड़ सके? लेकिन अब चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, जैसे ईडी भारत सरकार के हाथ में है, वैसे ही दिल्ली पुलिस भी दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से केंद्र के हाथ में है। मोटे तौर पर कहें तो अमित शाह के हाथ में है दिल्ली पुलिस। तो जब ये जानकारी मिल गई कि ईडी का मामला कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है, कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं है, और जो आज हुआ है उसका अंदेशा पहले ही जब मिल गया, उसके पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब उस एफआईआर के आधार पर अब ईडी फिर से आएगी, ये बात भी तय है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोर्ट ने इस मामले में कोई मनी ट्रेल देखा ही नहीं है, तो इसके बाद रास्ता तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी खुलता है, क्योंकि उसके शीर्ष नेताओं को बदनाम करने का मामला है। हाई कोर्ट जाकर के दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द कराने के लिए, उसे क्वैश कराने के लिए वो अपील दायर कर सकती है। और साफ साफ उसके पास एक मजबूत पक्ष आ जाता है कि जब ईडी की अपील सुनने लायक नहीं रही, फिर दिल्ली पुलिस की एफआईआर का मतलब क्या है? मोटे तौर पर इस मामले को देखने पर यही जाहिर होता है कि एक जो बॉस कंपनी है, उसने अपनी सबऑर्डिनेट कंपनी के शेयर अपने पास ले लिए। सिर्फ इतना ही मामला है। अब भारतीय रेल यदि कल से कहे कि आईआरसीटीसी एक कंपनी है जो टिकट काटती है, जो रेलवे की एक कंपनी है, या फिर इरकॉन एक रेलवे की कंपनी है, आईआरसीटीसी ज्यादा लोग जानते हैं तो आईआरसीटीसी का ही जिक्र करें। कल को यदि भारतीय रेल कहे कि आईआरसीटीसी नहीं, अब डायरेक्ट भारतीय रेल ही टिकट काटेगी, उसके शेयर रेलवे खरीद लेता है, तो क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है कि आईआरसीटीसी के शेयर यदि भारतीय रेल खरीद ले, जो उसी की कंपनी है, भारतीय रेल की ही एक कंपनी है आईआरसीटीसी, तो क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी? बिल्कुल इसी बात को कि यंग इंडिया जो कंपनी है, वही कंपनी एजेएल को चलाती है, और एजेएल के शेयर खरीद लिए यंग इंडिया ने, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया गया। इस तरह के पूरे मामले को देखने के बाद निश्चित तौर पर विद्वान न्यायाधीश विशाल गोगने को भी लगा होगा कि यह बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं है। जज साहब ने हिम्मत दिखा दी। आमतौर पर आप देखते हैं कि किस तरह से कई सारे मामलों में, और बेल पिटीशन जब जाती है कोर्ट के सामने, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट तक में देखा गया कि जज साहब अपने आप को सुनवाई से अलग कर लेते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर उस दिन सुनवाई पर नहीं आते। कई सारी बेल पिटीशन ऐसी अटकी हुई है। तो क्या न्यायालय में भी देर नहीं अंधेर वाली परिस्थितियां पैदा हो रही है? और आज जिस प्रकार से राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी के मामले पर फैसला दिया गया है, सुनवाई के योग्य नहीं समझा गया, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए तो एक राहत की बात है। और उस पूरे नेक्सस को, उस पूरे खेल को जनता के सामने लाने में अब और ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि ईडी का नाम आज इस देश में एक रिक्शे वाले, एक ऑटो वाले को भी पता है कि ये टॉर्चर करने के का काम ही करती है, कि विपक्ष को कैसे टॉर्चर किया जाए। राजनीतिक मामलों में 1% से भी कम, आधा फीसदी से भी कम, 0.4% का कन्विक्शन रेट ईडी का है। सीबीआई के कन्विक्शन रेट की बात करें तो 68 से 70% के बीच है, उतना ही जितना अमेरिका में एफबीआई का कन्विक्शन रेट है, सजा दिलाने की दर है। सीबीआई का रेपो इस मामले में ठीक है, लेकिन ईडी जो 1% से भी कम लोगों को सजा दिला पाती है, उसे इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का क्या हक बनता है?
निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज जो बोल रहे हैं, आज उनका दिन है, उनके बोलने का दिन है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से गोदी मीडिया में एक प्रोपेगेंडा के तहत इस पूरे मामले को चलाया गया, पूरे मामले को लेकर के बदनाम करने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी को, क्या यह उचित था? सब कुछ जानते समझते हुए क्या यह उचित था? आपको याद होगा कि किस प्रकार से इस देश के एक सीएजी ने रिटायर होने के बाद 2G मामले पर देश से माफी मांगी थी। कहा था कि 2.25 करोड़ के घोटाले वाला उसका असेसमेंट गलत था, क्योंकि न्यायालय ने साफ कह दिया कि 2G स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। लेकिन तब तक साल 2015-16 का आ चुका था। कांग्रेस पार्टी इसी मामले में बदनाम होकर, जनता की नजरों में बदनाम होकर सत्ता से बाहर हो चुकी थी। इसी मामले के इर्द गिर्द अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन खड़ा हो गया और ऐसा लगा कि पूरे देश में इस तरह के माहौल में कांग्रेस ही देश की सारी समस्याओं की जड़ है, ऐसा माहौल बना दिया गया। लेकिन अब जब एक एक कर मामले खुलते जा रहे हैं कि किसी मामले में कोई दम नहीं है, एक पेरेंटल कंपनी अपनी सबऑर्डिनेट कंपनी के शेयर को खरीद रही है, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ईडी के पीछे जो लोग इस तरह के कामों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सब के ऊपर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि क्या वाकई जांच एजेंसियां इससे सुधर जाएंगी? इसी देश के अंदर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़ाबंद तोता कहा था। अब ईडी के लिए कौन सा तोता शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पिंजड़ाबंद तोता नहीं बल्कि ये तो पिंजड़ाबंद तेंदुआ नजर आ रहा है, जो अपने मालिक के इशारे पर किसी की भी गर्दन दबोचने की हद तक चला जाता है। सवाल यह है कि क्या ईडी नाम के तेंदुए को जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से इसका शिकार किया जाएगा? देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन जज साहब ने आज कि अपनी मजबूत रीढ़ का परिचय देते हुए साफ साफ जाहिर कर दिया कि किसी भी जांच एजेंसियों के मामले को लेकर अब भी इस देश में ऐसे जज है जो किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। आज हिम्मत दिखा दी है जज साहब ने, और उसके बाद की परिस्थितियों में अब ईडी को और कई जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये देखते जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।